जी, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी मैम। ओके, फाइन। जी बेटा, बुरहानुल्लाह बच्चे अनम्यूट करें जल्दी से, शाबाश। बुरहानुल्लाह। बुरहान बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शहरियार अली, अनम्यूट करें। बेटा, आप सब लोग अगर क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है तो आप जा सकते हैं क्लास से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप सब लोगों को मैंने खुद क्लास से एग्जिट कर देना है और आप दोबारा ज्वाइन भी नहीं कर सकेंगे। दिस इज़ नॉट द वे। इस तरह क्लास में प्रेजेंट होने का कोई तरीका नहीं है। आप पूरा सेक्शन ही एक तरह ये इस तरह का है। आप लोगों ने सबने फेल होना है, तो ये पहले आपने सोच लिया, मेरा ख्याल है। आप सब लोग सुन लें, ठीक है? पहली बात है कि इतनी स्ट्रेंथ क्लास की कम है, क्लास में कोई तशरीफ़ ही नहीं लाता। जो 2-4 स्टूडेंट लाए हुए हैं क्लास में तशरीफ़, तो आप लोग जो है वो टीचर को रिस्पॉन्स करना बॉदर ही नहीं करते, ठीक है ना? फिर मैं भी आपको बेटा पढ़ाती जाती हूँ, आप ना रिस्पॉन्स करें और एंड पे फिर आप सब फेल हो जाएंगे। इसका यही सोल्यूशन है। जी, महबूब यूसुफ, अनम्यूट करें। महबूब यूसुफ। जी मैम। बेटा, आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है? मैम अभी मैंने क्या वो लॉग इन किया। अच्छा, चलिए मुझे बताएं बेटा, क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? आप प्रेजेंट थे लास्ट लेक्चर में? मैम मैं गया हुआ था कजन के आप घर नहीं लाने। प्रेजेंट थे? नहीं मैम। अच्छा, हफ्सा खालिद, बच्चे आप बताएं क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? हफ्सा खालिद, जी मैम। बेटा क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? मैम हमने एक्सरे के व्यूज पढ़े थे। कौन कौन से व्यूज होते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल व्यू ओब्लिक व्यू, ये बेसिक मतलब इम्पोर्टेंट व्यू है।
जाडेड व्यू किस लिए होता है? जेडेड व्यू ऐसे टेबुलर फ्रैक्चर में होता है। गुड, शाबाश। बाकी सारी क्लास सो रही है। बेटा क्लास में मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपको नहीं भी आता तो ये कोई मैं आपके मार्क्स तो नहीं लगा रही ना यहाँ पे। आप एटलीस्ट मुझे रिस्पॉन्स तो करें ताकि मुझे पता चले कि मैं दीवारों से बातें नहीं कर रही हूँ, आपको लेक्चर दे रही हूँ। ठीक है? अच्छा जी, लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था एक्स-रे व्यूज़, मैंने आपको पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम एपी, लैटरल और ओब्लीक, ठीक है, ये यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली। और फिर हमने कुछ स्पेशल एक्स-रे व्यूज़ पढ़े थे जिसमें जडेड व्यू था, मॉडिफाइड जडेड व्यू था और इसके अलावा जो है वो डन व्यू था। ठीक है? तो ये सारे व्यूज़ जो हमने पढ़े थे, स्काईलाइन व्यू था, ये इसके साथ मैंने आपको एक स्पेसिफिक जो है वो सिनेरियोज़ बताए थे। ठीक है? मैंने आपको बताया था कि ये आपको सिंपल इस तरह से क्वेश्चन नहीं किया जाता कि ये एसिडेबुलर फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया। आपको हमेशा सिनेरियो बना के बताया जाता है कि पेशेंट आया, पेशेंट की ये हिस्ट्री ऑफ फॉल थी, ये हुआ था, ये हुआ था, फिर ये कंडीशन है। ठीक है? तो आपने वो पूरा सिनेरियो बना के हमेशा कोई भी आप टॉपिक पढ़ें उसको सिनेरियो बना के पढ़ें। ठीक है? देन फिर बच्चे मैंने आपको बताया था कि हमने जब भी एक्सरे देखना होता है तो उसमें कौन सी फाइंडिंग्स जो है हमने देखनी होती है। ठीक है? हमने जॉइंट की स्पेसेस देखनी होती हैं, बोनी अलाइनमेंट्स देखनी होती हैं और उसके अलावा कॉर्टिकल आउटलाइंस देखनी होती हैं। जॉइंट के जो 2 फ्रैगमेंट्स हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप देखना होता है। ठीक है जी? फ्रैक्चर अगर वहाँ पे है तो उसको हमने किस तरह डायग्नोज़ करना है वो मैंने आपको बताया था। फ्रैक्चर लाइन से हम डायग्नोज़ करते हैं। ठीक है जी? अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइन है तो वो लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर है, ओब्लीक लाइन नज़र आ रही है तो ओब्लीक फ्रैक्चर है। ठीक है? इस तरह मैंने आपको डिफरेंट फ्रैक्चर के टाइप्स भी जो हैं वो बताई थी। ठीक है बच्चे? उसके अलावा हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज़, जिसमें मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे। हमने एक्स-रे स्टैंडर्ड मशीन के कितने जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं उसको जो है वो डिस्कस किया था। उसके अलावा एक्स-रेज़ का इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको रूल ऑफ 2 भी पढ़ाया था कि क्या होता है। ठीक है? और देन हमने कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए थे कि अगर आपने एक्स-रे जो है वो देखना है तो आपने कौन-कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना है। ठीक है? कौन-सी बोन अफेक्टेड हुई है, बोन का कौन-सा पार्ट अफेक्टेड हुआ है, फिर किस टाइप की इंजरी है, किस टाइप का फ्रैक्चर है, ओल्ड फ्रैक्चर है, फ्रेश फ्रैक्चर है, ये सारी बातें जो हैं वो आपने माइंड में रखनी है जब आपने एक्स-रे पढ़ना होता है। ठीक है? उसके अलावा फिर हमने वो एक ग्रे स्केल किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एयर किस तरह की नज़र आएगी, सॉफ्ट टिश्यूज़ किस तरह की नज़र आएँगे, मेटल किस तरह की नज़र आएगी और वो सारा भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी? फिर एबीसीडी रूल भी मैंने आपको बताया था कि आपने अलाइनमेंट देखनी होती है, बोन की डेंसिटी देखनी होती है, कार्टिलेज देखनी होती है एंड दी अदर स्टफ जो है उसको ज़रूर एक्स-रे में देखना होता है। ठीक है बेटा? अब अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स पढ़ी होंगी और अटेंड किया होगा लेक्चर तो आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज़ तो फिर आपका हम आगे जाते जाएँगे और पिछला आपका सारा जो है वो मिक्स होता जाएगा। ठीक है? जो बेसिकली आज का हमारा लेक्चर है दैट इज़ चेस्ट एक्स-रे सीएक्सआर जिसको हम कहते हैं एंड एब्डोमिनल एक्स-रे जिसको हम एएक्सआर भी कहते हैं। ठीक है जी? लास्ट सेक्शन में मैंने आपको लोअर लिम्ब के एक्स-रेज़ दिखाए थे। ठीक है? और मैंने आपको बताया था कि उनकी लेबलिंग हम किस तरह करेंगे। ठीक है? जो एनाटॉमिकल मार्किंग्स हैं वो हम एक्स-रे के ऊपर किस तरह करेंगे। Today we will discuss the upper limb X-rays and their anatomical markings, and as well as we will discuss the chest X-rays interpretation, ठीक है जी, and abdominal X-rays. Okay, so this will also the outlines for today's lecture. ठीक है जी बच्चों, अपर लिम्ब में हमारे जो मेजर जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है। ठीक है? इसको जो है वो हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि इनकी जो है वो एक्सरे में क्या फाइंडिंग्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही होती हैं। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास शोल्डर रेडियोग्राफ आर परफॉर्म्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ इंडिकेशंस इंक्लूडिंग। ठीक है? जैसे मैंने आपको लोअर लिम्ब में बताया था कि कोई नी के पेन के साथ पेशेंट आया है या नी की कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हो सकती हैं जिसमें आपने पेशेंट को एक्स-रे रेफर करना है। ठीक है? हिप की क्या कंडीशंस हो सकती हैं, एंकल की क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या इंडिकेशंस हैं स्पेसिफिकली एक्स-रे को रिकमेंड करने के लिए। ठीक है? डे 1 पे बच्चे हमने डिस्कस कर लिया था कि आपने जो है वो विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न, ठीक है, जब तक कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, कोई हमें स्पेसिफिकली कॉज नहीं नज़र आ रहा, तो आपने विदाउट एनी रीज़न जो है वो पेशेंट को एक्स-रे जो है वो रिकमेंड नहीं करने। ठीक है? क्योंकि अगर आप एक्स-रे रिकमेंड कर देते हैं, पेशेंट की ज़रूरत नहीं थी, तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। ठीक है? तो आपने इंडिकेशंस हमेशा याद रखनी है। ओके, तो अब शोल्डर के लिए हमारे पास क्या है, शोल्डर ट्रॉमा है। ठीक है? कोई एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट बाइक से गिर गया है, गाड़ी से गिर गया है, कोई भी ट्रॉमा हो गया है, तो आप ज़रूर करवाएं क्योंकि फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। बोनी टेंडरनेस एट द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट रीजन। ठीक है जी? पेशेंट जो है वो आपको जो हमारी बोनी प्रोमिनेंसेस हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की, वहाँ पे अगर आपको पेशेंट कहता है जी मुझे हाथ लगाने से दर्द होती है, ठीक है, तो भी हमें एक्सरे की ज़रूरत होगी।
देन रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है जी, आपको पता है जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है हमारा उस पर इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन होती हैं, ठीक है, मीडियन या लैटरल रोटेशन होती है। अगर पेशेंट की रोटेशन लिमिटेड है तो भी हमें देखना पड़ेगा कि वो लिमिटेड क्यों है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें एक्सरे रिकमेंड करना पड़ेगा। देन इंस्टेबिलिटी, ठीक है जी, पेशेंट जो है अब उसकी जॉइंट में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, उसका जो है वो जॉइंट आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जैसे आर्म हैंगिंग बाय साइड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आर्म हैंगिंग बाय साइड। तो वो यूजली ऐसे होता है, डिस्लोकेशन हो जाती है पेशेंट की और आर्म ऐसे करके साइड पे उसका लटक जाता है, स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है, तब भी आपको एक्सरे करवा के देखना पड़ेगा कि क्यों जो है वो पेशेंट की स्टेबिलिटी रिड्यूस हो चुकी है। देन सस्पेक्टेड डिस्लोकेशन, ठीक है जी, पेशेंट का कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, गिरा है कहीं से और उसको आपको लग रहा है कि उसकी जो जॉइंट है वो डिस्लोकेट हो गया है अपनी जगह से, तो भी आपको एक्सरे में इजीली पता चल सकता है, ठीक है। आपको पता है कि 3 तरह की डिस्लोकेशंस होती हैं, इंटीरियर डिस्लोकेशन होती है, पोस्टीरियर होती है और इंफीरियर होती है। ये 3 डिस्लोकेशंस होती हैं शोल्डर की। देन एसी जॉइंट इंजरी, ठीक है जी, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है जी, आपका अगर इसके आपको लगता है कि पेशेंट को कोई इंजरी हुई है तो भी इसमें आप जो है वो एक्सरे करवा के ज़रूर उसको देख लेंगे। स्कैपुलर ट्रॉमा, ठीक है, कोई स्कैपुला जो है उसकी कोई ट्रॉमा हुआ है पेशेंट को, कोई इस तरह की हिट हुआ है उसको कार एक्सीडेंट में या कहीं पे जहाँ पे आपको लगता है कि उसका स्कैपुला जो है वो डैमेज हो चुका है, तो उसको भी विजुलाइज करने के लिए हम शोल्डर एक्सरे रिकमेंड करेंगे। देन सस्पेक्टेड आर्थराइटिस, ठीक है, पेशेंट अगर आपको कोई इसकी ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है, कोई और हिस्ट्री नहीं है इस तरह की, बट स्टिल पेशेंट जो है वो आपको पेन, टेंडरनेस, इन्फ्लेमेशन के साइंस दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि उसको डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो गई हों और अर्ली एज में जो है वो वहाँ पे आर्थराइटिस जो है वो डेवलप हो गया हो, ठीक है, तो वो भी चेंजेस देखने के लिए, डिजेनरेटिव चेंजेस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शोल्डर का एक्सरे जो है वो उसको रिकमेंड करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास आ जाता है इस तरह से ये लेबलिंग है, ठीक है जी। अब आप एक्सरे को देखेंगे तो ये आपको क्लेविकल नज़र आ रही है, ठीक है जी, ये इसका लेटरल बॉर्डर है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है, यहाँ पे हमें वर्टिब्रास भी जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कौन से वर्टिब्रास नज़र आ रहे हैं, थोरेसिक रीजन के वर्टिब्रास नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देन स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है जी ये आपके पास, ठीक है जी, ये कोराकॉइड प्रोसेस है, दिस इज बेसिकली द ग्लिनोइड फोसा। ये आपके पास जो जॉइंट बन रहा है दैट इज द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है जी, ये आपके पास हेड ऑफ ह्यूमरस है, एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है। तो ये सब जो है वो बच्चे आपको लेबलिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको लास्ट जो है वो क्लास में भी बताया था कि आप लोगों ने चूँकि एनाटॉमी सारी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपने जो है वो क्या करना है, गूगल से इमेजेस उठाएं, ठीक है, नॉर्मल एक्सरे निकालें, शोल्डर का नॉर्मल एक्सरे, हिप का नॉर्मल एक्सरे, नी का नॉर्मल एक्सरे, उसको जो है वो आप लेबलिंग किया करें, ठीक है। उसके प्रिंट निकलवा लें या सॉफ्ट में ही उसके ऊपर आप इस तरह से लेबल किया करें, खुद से अपना क्विज लें, खुद से टेस्ट लें, ठीक है। क्योंकि जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो वो एक अलग से आपके माइंड में जो है वो इमेज आता है, और जब हम एक्सरे के ऊपर देखते हैं तो हमें एक अलग से जो है वो इमेज नज़र आ रहा होता है, ठीक है ना, आपको चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो जब आप लेबलिंग कर लेंगे तो आपको एकदम से एक्सरे देखते ही पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट ट्रिप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ठीक है जी, ये ग्लिनोइड फोसा है, ये है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, तो आपने ये प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करनी है, ठीक है जी बच्चे। तो ये हो गया हमारे पास शोल्डर की इंडिकेशन और शोल्डर की जो कॉमन एनाटॉमिकल मार्किंग्स थी। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि अब एक्सरे हमें अगर एल्बो का जो है वो रिकमेंड करना, उसकी क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं। ट्रॉमा, अगेन वही बात है, पेशेंट को कोई ट्रॉमा हो गया, गिर गया है, ठीक है जी। बोनी टेंडरनेस, ठीक है, पेशेंट को कहीं पे भी बोन में जो हमारे पास ये ऑलिक्रोनिन प्रोसेस है या यहाँ पे जो बोनी टेंडरनेस है वहाँ पे पेशेंट को टेंडरनेस फील हो रही है, दर्द हो रही है, तो आप कह सकते हैं सस्पेक्टेड फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल रेडियस एंड अल्ना, ठीक है जी। प्रॉक्सिमल रेडियस एंड अल्ना का कोई फ्रैक्चर हो गया है, पेशेंट कोई आउटस्ट्रेच हैंड के ऊपर गिर गया है, उसका जो है वो हिस्ट्री है फॉल की, तो भी फ्रैक्चर हो सकता है पेशेंट का, हमें तब भी रिकमेंड करना होगा। सस्पेक्टेड फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस, ठीक है जी, हमें लग रहा है कि ह्यूमरस का जो सस्पेक्टेड डिस्टल एंड है वहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो गया, तो भी आप एल्बो का जो है वो एक्सरे रिकमेंड कर सकते हैं। रेडियल हेड डिस्लोकेशन, ठीक है, रेडियल हेड, अगर पेशेंट आपको पता है कि रेडियल हेड वाली साइड पे आपको जो है वो पॉइंट आउट करके कह रहा है कि उसको पेन है, तो क्या होगा कि तब भी आपको ऐसे लगता है कि वहाँ पे हो सकता है डिस्लोकेशन हो गई हो या कोई फ्रैक्चर हो गया हो। देन ऑब्वियस डिफॉर्मिटी, अगर आपको कोई भी हैंड की डिफॉर्मिटी जो है वो नज़र आ रही है तो उसको भी फर्दर रूल आउट करने के लिए कि ये डिफॉर्मिटी कितनी ज़्यादा जो है वो ऑब्वियस है और कितनी ज़्यादा जो है वो स्प्रेड की हुई है, उसके लिए भी आप एक्सरे जो है वो करवाएंगे। डिटेक्टिंग जॉइंट एफ्यूजन, ठीक है जी, कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है जॉइंट के अंदर, वहाँ एफ्यूजन बनी हुई है, तो भी उसको देखने के लिए हम एक्सरे करा सकते हैं। आर्थराइटिस एंड इन्फेक्शन, ठीक है बच्चों, तो ये जो है वो कॉमनली आपके पास इंडिकेशन हैं एल्बो एक्सरे के लिए, ठीक है। अब ये हमारे पास एपी व्यू है और ये
लैटरल व्यू आ गया, ठीक है। और दूसरी बात ये बच्चे, जब भी आप एक्सरेज जो है वो इसकी लेबलिंग स्टार्ट करें, ठीक है, तो कोशिश नहीं करनी है आपने कि 2 व्यूज़ हमेशा जो है वो उसमें आपने उसकी लेबलिंग करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर में कि 2 व्यूज़ जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपने एक व्यू के अंदर कभी भी नहीं करना होता, क्योंकि एक व्यू में हमें जॉइंट जो है वो क्लियर कट नज़र नहीं आता, ठीक है। जैसे हमने सीटी स्कैन में पढ़ा था, सीटी स्कैन क्या कर रहा होता है, सीटी स्कैन हमें स्लाइसेस के अंदर इमेज दे रहा होता है, ठीक है। एक्सरे ऐसे नहीं कर रहा होता, एक्सरे हमें स्टैटिक एक इमेज दे रहा है सिर्फ, इसलिए हमें वो जो स्टैटिक इमेज है उसकी वजह से हमें 2 व्यूज़ जो है वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारे पास ऑलिक्रोनिन प्रोसेस आ गया, ये हेड ऑफ जो है वो अल्ना आ गया, ये कोराकोइड प्रोसेस है, दिस इज बेसिकली द ट्रॉक्लियर नोच, मीडियल एपिकंडाइल, लैटरल एपिकंडाइल, हिमरस का डिस्टल एंड है, ठीक है। इसी तरह से फिर जो चीज़ें हमें लैटरल जो है वो व्यू पे नजर आ रही हैं, दैट इज बेसिकली द नेक ऑफ रेडियस, ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस, कैपिचुलम, इंटीरियर फैट पैड, ठीक है। ये सारे आपने जो है वो उसको इसी तरह से लेबलिंग जो है वो ज़रूर कर लेंगे। इसके बाद ये हमारे पास लेटरल व्यू आ गया, ठीक है जी। और इसमें अब आप देखिए लेटरल जो है वो आपको प्रोजेक्शन ज्वाइंट की जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको दो डिफरेंट व्यूज़ को लेबलिंग जो है वो करनी आनी चाहिए और आपको इंडिकेशन भी पता होनी चाहिए। देन आपके पास हमारे पास थर्ड जॉइंट जो कॉमनली अपर लिम्ब में है वो हमारे पास है रिस्ट जॉइंट, ठीक है जी। अब रिस्ट के एक्सरेज अगर हमने कराने हैं तो उसकी क्या स्पेसिफिक इंडिकेशंस होंगी। नंबर 1 अगेन वही बात है, ट्रॉमा की हिस्ट्री में फर्स्ट लाइन इंडिकेशन जो हमने डायग्नोस्टिक टूल इस्तेमाल करना होता है वो होता ही हमारे पास एक्सरे है, ठीक है। तो रिस्ट का कोई ट्रॉमा हो गया तो हम एक्सरे रिकमेंड करेंगे। सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, ऑब्वियस डिफॉर्मिटी, अगेन वही है, कोई फ्रैक्चर है, कोई डिफॉर्मिटी आपको नजर आ रही है पेशेंट की, उसको हम फर्दर रूल आउट करने के लिए करेंगे। बोनी टेंडरनेस, नॉन ट्रोमैटिक डिफॉर्मिटी, ठीक है जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रॉमा हुआ था और उसके बाद पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है और उसके बाद डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई, ठीक है। वो ऐसे भी हो सकता है कि कभी कभी कोई पोजिशनल डिफॉर्मिटी हो सकती है, कभी कोई बाय बर्थ डिफॉर्मिटी हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। देन नॉन ट्रोमैटिक रिस्ट पेन, ठीक है जी। और कभी कभी इस तरह भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट गिरा है या उसको कोई चोट लगी है तभी उसके रिस्ट में पेन आई है। कभी कभी जो अंडरलाइंग आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो भी जो है वो वीक हो जाते हैं या उन पे कोई अनइक्वल प्रेशर जा रहा होता है जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो रिस्ट पेन आ जाती है, ठीक है। तो हमें इनको भी जो है वो रूल आउट करने के लिए, सिंपल रिस्ट पेन को भी रूल आउट करने के लिए हम एक्सरे जो है वो पेशेंट का ज़रूर करवा लेते हैं। ओके, तो बच्चों ये आपकी कॉमन इंडिकेशंस हैं रिस्ट एक्सरे के लिए। ओके, सो ये आपके पास बेसिकली ओब्लिक व्यू आ रहा है। जब आपको याद होगा लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास फीट और हैंड है, ठीक है, इसके लिए हम दो जो है वो कॉमनली यूज स्पेसिफिकली इस्तेमाल करते हैं। एक मैंने आपको बताया था एपी व्यू और एक मैंने आपको बताया था ओब्लिक व्यू, ठीक है जी। अब आप अगर रिस्ट का एक्सेस देखें, ठीक है, ये इसका एपी व्यू है और ये इसका जो है वो लैटरल व्यू है या ऑब्लिक व्यू है। इसमें हमारे पास अगेन ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजियम, कैपिटेट, स्केफॉइड, ल्यूनेट, हेमिटेट, पिसिफॉर्म, ट्राइकेट्रियम, ठीक है जी। तो ये सारी आपको जो है वो कार्पल बोन्स जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है बच्चों। तो ये अब अगेन आपको इसकी भी लेबलिंग जो है वो आनी चाहिए। आपको याद होगा जब हमने लास्ट टाइम स्पेशल व्यूज़ पढ़े थे एक्सरेज के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्केफॉइड का फ्रैक्चर भी होने के चांसेस होते हैं पेशेंट के, ठीक है, जब वो आउटस्ट्रेच हैंड के ऊपर गिरता है तो जब आप देखेंगे तो आप व्यू में तो आपको यहाँ पे फ्रैक्चर जो है वो हो सकता है नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये आपको इसलिए जो है वो एक्सरे की लेबलिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके बच्चों, सो अब आपको पता चल गया होगा कि हमने अब तक जो पढ़े थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में और अभी तक तो डिस्कस किया है, वो मैंने आपको जो हमारे मेजर जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, जो बॉडी के मेजर जॉइंट्स हैं, लार्ज जॉइंट्स हैं, उसके जो है वो एक्सरेज मैंने आपको लेबलिंग बताई है और उसकी मैंने आपको इंडिकेशंस बताई हैं और मैंने आपको बताया था कि उसमें आपने कौन कौन सी फाइंडिंग्स जो हैं वो देखनी है, ठीक है। कॉर्टिकल आउटलाइन थी, बोनी अलाइनमेंट थी, स्पेसिस थी, डिजनरेटिव चेंजेस थी, वो सब कुछ था, ठीक है। तो ये सारी फाइंडिंग्स आपने अपर लिम्ब में भी और लोअर लिम्ब में भी जो है वो देखनी होगी, ठीक है। और अब आपको इसकी लेबलिंग भी आनी चाहिए और आपको इसकी सारी इंडिकेशन जो है उसका भी पता होना चाहिए। नाउ जो है वो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी। चेस्ट एक्सरे का भी जो है वो आपको देखना आना चाहिए, उसको असेस करना जो है वो आना चाहिए। अब जैसे हमने स्केलेटल एक्सरे का देखा था, इसी तरह से जब आपने चेस्ट एक्सरे को जो है वो असेस करना है तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड। नेम ऑफ द पेशेंट एंड डेट, टाइम ऑफ द एक्सरे, पोजीशन ऑफ द पेशेंट, पोजीशन ऑफ द ट्रैकिया, आउटलाइन ऑफ द हार्ट, आउटलाइन ऑफ द मीडियास्टिनम, डायफ्राम, लंग फील्ड, बोनी स्केलेटन, ठीक है जी। तो आपने पेशेंट का नेम जरूर देख लेना, डेट देख लेनी है एक्सरे के ऊपर, कि डेट से ये पता चलेगा कि कितना पुराना एक्सरे है
और पेशेंट के नेम से हमें ये पता चल जाता है कि ये स्पेसिफिकली इसी पेशेंट का ही एक्सरे है, ठीक है। और इसके अलावा एक एमआर नंबर भी लिखा होता है एक्सरे के ऊपर, वो भी आप पढ़ सकते हैं। देन पेशेंट की पोजीशन क्या थी ड्यूरिंग द एक्सरे, जब आप एक्सरे देखेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि पेशेंट की किस पोजीशन में चेस्ट एक्सरे लिया गया। देन हमने जो स्पेसिफिकली देखना होता है एक्सरे के ऊपर, वो ट्रैकिया देखनी है, ठीक है। ट्रैकिया की क्या पोजीशन है, डेविएट तो नहीं हुई। हार्ट की आउटलाइन देखनी है, ठीक है। मीडियास्टिनम, ठीक है जी, तो कि बेसिकली दोनों लंग्स के दरमियान का रीजन होता है, उसकी आउटलाइन आपने देखनी है कि वो क्लियर है। डायफ्राम, लंग फील्ड एंड बोनी स्केलेटन, ठीक है। अगर मैं दोबारा से इसके ऊपर जाऊँ तो आपको यहाँ से पता चलेगा। ये देखें हमने क्या देखा, ट्रैकिया, ट्रैकिया की पोजीशन देख ली, ये ट्रैकिया आ रही है, ठीक है। इसके अंदर एयर है, या आपको ब्लैक सी नजर आ रही है। फिर आपने क्या देखा, हार्ट की आउटलाइन देख ली, ठीक है जी, ये हमारे पास इधर हार्ट पड़ा होता है, ये हार्ट की आउटलाइन हमने बना ली, ठीक है। फिर डायफ्राम, ठीक है जी, ये आपके पास डायफ्राम है, ये हमने देख लिया। फिर लंग फील्ड, ठीक है जी, लंग जो है वो अपने जोन में प्रॉपरली जो है वो प्लेस्ड है, ठीक है, ये आपने देख लिया। और उसके अलावा फिर ये जो मीडियास्टिनम रिजम है दोनों लंग्स के दरमियान में, इसको भी जो है वो आपने असेस कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि आपने जब भी एक्सरे चेस्ट देखना है तो इनके ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है। एक बोनी स्केलेटन मैंने मिस किया है, बोनी स्केलेटन में भी आपको ये जो सारी नजर आ रही हैं, यहाँ पे ये पीछे से वर्टेब्रास नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये भी आपने देखने हैं। और साथ साथ आपको जो रिब्स नजर आ रही हैं, ठीक है जी, ये हमारी क्लाविकल है, ये फर्स्ट रिब हो गई, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, ठीक है जी। तो ये सारे आपने बॉडी स्केलेटन और ये जो मेजर प्रोजेक्शंस हैं ये आपने असेस कर लेनी है। ओके, देन असेसिंग द चेस्ट एक्सरे, द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, इज द पेशेंट स्ट्रेट और rotated? If straight, the inner ends of the clavicle will equidistant from the midline of the vertebral body. This is important because any rotation will tend particularly to alter the appearance of the mediastinum and hilar shadows. ठीक है जी बच्चे, अब आपने पेशेंट की पोजीशन जो है वो आप एक्सरे देखेंगे तो आपने देख लेना कि पेशेंट की ठीक पोजीशन में एक्सरे लिया गया है, ठीक है। पेशेंट रोटेटेड था या स्ट्रेट लेटा हुआ था, ठीक है। अगर पेशेंट आपको लगता है कि प्रॉपर्ली स्ट्रेट लेटा हुआ था और उसका एक्सरे लिया गया है तो उसमें आपने क्या देखना है कि जो क्लेविकल के एंड्स हैं वो मिड लाइन ऑफ वर्टिब्रल बॉडी से इक्वली डिस्टेंस में है, ठीक है। जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये दोनों क्लेविकल के एंड है, ठीक है। ये देखें, ये क्लेविकल का एक मीडियल एंड है, ये एक मीडियल एंड है, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिब्रल बॉडीज आ रही हैं, तो यहाँ पे ये जो इसका डिस्टेंस है क्लेविकल का इस बॉडी के साथ डिस्टेंस है और यहाँ से क्लेविकल का इस बॉडी के साथ डिस्टेंस है, इट शुड बी बोथ इक्वल ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये मीडियल एंड है और ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये यहाँ से ये डिस्टेंस आ गया और ये मीडियल एंड है क्लेविकल का और ये वर्टिब्रल बॉडी है, यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस कम हो गई है, ठीक है। तो अब इस शोल्डर में कोई या तो डिस्लोकेशन हुई होगी या यहाँ पे कोई सबलक्सेशन होगी या कोई भी शोल्डर के अंदर पैथोलॉजी आ रही होगी, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले क्या चीज़ देख ली कि क्लेविकल और जो वर्टिब्रल बॉडीज हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या देखना है, मीडियास्टिनम, ठीक है, जो ये वाला एरिया है इसके अंदर भी आपने फोकस कर लिया और हाइलर शेडोज, ठीक है जी, हाइलर शेडोज को भी जो है वो आपने फोकस कर लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है आउटलाइन ऑफ द हार्ट एंड मीडियास्टिनम, ठीक है जी। हार्ट की जैसे मैंने आपको भी आउटलाइन दिखाई है कि वो आपने बना ली और फिर आपने देखा है कि उसका साइज, शेप, पोजीशन नॉर्मल है या नहीं है। पोजीशन ऑफ ट्रैकिया, दिस इज सीन एज अ डार्क कॉलम प्रेजेंटिंग द एयर विद इन द ट्रैकिया, इज द ट्रैकिया सेंट्रली प्लेस्ड और डेविएटेड टू अदर साइड, ठीक है बच्चे। उसके बाद आपने क्या देख लेना है कि ट्रैकिया जो है वो बिल्कुल सेंटर में है और ट्रैकिया आपको यूजली कैसे नजर आती है, एक कॉलम सा नजर आता है, ठीक है। ये देखिए आपको ऐसे बिल्कुल एक लॉन्ग ट्यूब सी कॉलम सा नजर आता है, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक होता है, ये ब्लैक ब्लैक बेसिकली क्या है, एयर है, ठीक है। तो ये सेंट्रल में प्लेस होनी चाहिए, इसको इधर और इधर डेविएटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डेविएटेड होगी तो फिर अंडरलाइन कोई ना कोई पैथोलॉजी जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। ओके जी, देन उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाते हैं अब स्टैंडर्ड व्यूज कौन कौन से हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, एंटीरियर पोस्टीरियर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वो व्यू जिसमें आप रेज जो है वो इंटीरियरली बॉडी से पास कर रही है वो इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू नजर आएगा। ये पोस्टीरियर इंटीरियर है, पोस्टीरियर इंटीरियर में क्या होता है कि जो पोस्टीरियरली उससे जो है वो रेज पास करेंगे और पीछे डिटेक्टर जो है वो लगा हुआ होगा, ठीक है। देन बच्चे रेडियोलॉजिकल लंग जोन्स, ठीक है। लंग जोन्स को बेसिकली हम तीन जो है वो उसमें डिवाइड कर देते हैं एक्सरे के ऊपर, ठीक है जी, अपर जोन, मिडल जोन एंड लोअर जोन। और फिर उसके अंदर हम स्पेसिफिकली रीड कर रहे होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि अपर जोन में एयर प्रेजेंट है, कोई फ्लूइड तो नहीं है, मिडल जोन भी क्लियर है, लोअर जोन भी क्लियर है, तो इसका मतलब है ये एक्सरे क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से फिर इस लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे कि अपर जोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लोअर में तो नहीं है, मिडिल में तो नहीं है और फिर जो अगर नहीं है तो फिर ये भी क्लियर है, ठीक है।
जो रिपोर्ट आती है तो उसमें ऐसे लिखा होता है कि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई टीबी का यहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ हुआ है, ठीक है, तो उसमें आएगा कि मिडल जोन ऑफ द राइट लंग इज इन्फेक्टेड विद दिस, ठीक है। तो वो इस तरह से आपको जोन जो है वो डिवाइड करके एक्सरे की इंटरप्रिटेशन करनी होती है, ठीक है जी बच्चों। अब ये आपके पास दो व्यूज आ गए हैं, ये है हमारे पास पोस्टीरियो इंटीरियर व्यू और ये है हमारे पास इंटीरियो पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। तो अब आप देखें कि जो हमारे पास पोस्टीरियो इंटीरियर व्यू है उसमें हमें क्लाविकल्स बहुत ज़्यादा इजीली जो है वो विजुअलाइज नहीं हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियरली पेशेंट को जो था वो रेज गुजर रही थी। जो इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है उसमें हमारे पास क्लाविकल जो है वो ज़रा अच्छे से पता चल रही है, ठीक है। तो ये एक मेजर चेंज होता है जिसमें हमें एपी व्यू में हमें क्लाविकल जो है वो ज़्यादा इजीली विजुअलाइज हो रही होती हैं, ठीक है। फिर हार्ट का शेडो जो है वो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा सा नज़र आ रहा है, ये देखेंगे ये हार्ट पूरा पड़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, एज कम्पेयर टू यहाँ पे। अच्छा जी, ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बता रही थी कि एपी व्यू में आपको क्या नज़र आता है, एक तो क्लेविकल ज़्यादा अच्छे से नज़र आ जाती है, हार्ट का शेडो भी अच्छे से पता चल जाता है, और जब क्लेविकल नज़र आएगी तो क्लेविकल और जो मैंने आपको पीछे बताया वर्टिब्रल बॉडी के दरमियान का डिस्टेंस जो आपने देखना होता है वो भी आपको एपी व्यू के अंदर क्लियरली नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या है। स्ट्रक्चर असेस ऑन पीए व्यू, ठीक है जी। अब वैसे मैंने आपको बताया कि एपी व्यू में हमें क्लेविकल अच्छी से नजर आती है, हार्ट शेडो अच्छे से नजर आता है, और दूसरा हमें क्लेविकल और वर्टिब्रल बॉडी के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी प्रॉपरली पता चल जाता है। इसी तरह बच्चे जो हमारे पास पीए व्यू होता है उसमें हमें जो ट्रैकिया होती है वो हमें प्रॉपरली जो है वो नजर आ रही होती है, ठीक है। और फिर ट्रैकिया आगे जाके जो बाइफरकेट कर रही होती है ब्रोंकाइस के अंदर, ठीक है, वो भी हमें क्या होता है इजीली जो है वो नजर आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एपी और पीए व्यू ऑफ द चेस्ट का जो है वो डिफरेंस होता है। The tracheal lumen appear as a vertical radiolucent shadow around the aortic knuckle. It deviates slightly to the right. ठीक है जी, आपको पता है ये aortic नोच है या aortic knuckle है, ठीक है जी, जहाँ पे बेसिकली aorta जो है वो डिवाइड हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको ट्रेकिया जो है वो नजर आएगी और ट्रेकिया एट द पॉइंट ऑफ द aortic नोच, ठीक है, क्या हो जाएगी आपको थोड़ी सी वहां से डेविएट होती हुई नजर आएगी, ठीक है जी, डेविएट होगी और फिर वो जो है वो डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाइल्स के अंदर। नॉर्मल मैक्सिमम कोरोनल डायमीटर जो बेसिकली आपकी ट्रकिया का डायमीटर है वो मेल्स में 25 mm और फीमेल्स में 21 mm होता है। इन प्रॉपर इरेक्ट पोस्चर ट्रकिया बाइफरकेट्स एट द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द 6th thoracic vertebra, ठीक है। तो अब आपने जब एक्सरे देखना है तो एक तो आपने क्या देखना है कि जो एट द लेवल ऑफ द एओर्टिक नोच ट्रकिया को डेविएट होना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने देख लिया ट्रकिया है, ट्रकिया एओर्टिक नोच के लेवल पे डेविएट हुई है, ठीक है, राइट साइड पे नहीं हुई तो इसका मतलब भी कोई मसला है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, कोरोनल डायमीटर, ठीक है जी, जो इसका हमने डायमीटर है वो मेल्स में फीमेल्स में क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे वो स्केल से मेजर करते हैं लेकिन आप सिर्फ इसको याद रख लेंगे कितना होता है डायमीटर, ठीक है। सेकेंड जो थर्ड चीज है वो क्या है कि जब जो है वो बाइफरकेट किस लेवल पे हो रही है, ठीक है। तो 6th thoracic vertebra के लेवल पे इसको बाइफरकेट होना चाहिए, ठीक है। नहीं कर हम ऊपर से देखना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो 6 के लेवल पे इसको बाइफरकेट होना है और ये जो पॉइंट होता है जिसपे ये बाइफरकेट हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अब आपको जो है वो इतनी लेबलिंग जो है वो आनी चाहिए। देन हार्ट, द सेंट्रल डेंस शैडो सीन ऑन द पीएचएस फिल्म मीडियास्टिनम हार्ट स्पाइन एंड स्टर्नम, ठीक है जी। जो हार्ट हमें नजर आ रहा होगा बेसिकली उसको भी अब हमने देखना होता है कि उसकी पोजीशन जो है वो किस तरह जो है वो प्लेस्ड है, ठीक है। तो आप इस वाले पार्ट को भी जो है वो इग्नोर कर दें, ये वाली लाइंस आप देख लें। विद गुड सेंटरिंग 2/3 ऑफ द कार्डिक शैडो लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन एंड 1/3 टू द राइट, ठीक है। अब देखें बेटा ये है हमारे पास मिड लाइन, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे मिड लाइन ड्रॉ हो गई। अब जो मिड लाइन है उसे 2/3 जो है वो कार्डिक शैडो कहाँ पे होगा, लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, ठीक है जी। लेफ्ट मिड लाइन के लेफ्ट पे 2/3 होगा शैडो कार्डिक, सॉरी, ठीक है जी, ये 2/3 है, मिड लाइन से 2/3 साइड पे जो है वो क्या होगा
कार्डिक शेडो लेफ्ट साइड पे होगा और जो 1/3 शेडो होगा कार्डिक वो कहाँ पे होगा, राइट साइड पे होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्ट का शेडो आपको पीए व्यू ऑफ एक्सरे में किस तरह नजर आएगा, तो आप बताएंगे कि मिडलाइन ऑफ द एक्सरे में या मिडलाइन ऑफ द चेस्ट से 2/3 राइट साइड पे हमें कार्डिक शेडो नजर आता है और 1/3 जो कार्डिक शेडो है वो लेफ्ट साइड पे, सॉरी 2/3 जो है वो लेफ्ट साइड पे नजर आता है और 1/3 जो है वो राइट साइड पे नजर आता है। ठीक है, तो ये हार्ट की प्रोजेक्शन हो गई। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में अगर हमें एक्सरे में जो है वो नजर आ रहा हो तो देखिए आप जब पेशेंट ने प्रॉपर्ली फुली इंस्पायर किया होता है तो पूरी एयर उसके लंग्स के अंदर चुके होती है, तो आपको इस तरह से ब्लैक फुल एयर से फिल्ड लंग्स जो है वो नजर आ रहे होते हैं। और अगर पेशेंट ने जो है वो ड्यूरिंग एक्सरे जो है वो एक्सपायर कर दिया था, ठीक है, तो फिर आपको फुली जो है वो इंफ्लेटेड लंग्स जो है वो नजर नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, और आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो जब चेस्ट एक्सरे ले भी रहे होते हैं तो वो डॉक्टर कहते हैं या रेडियोलॉजिस्ट कहता है कि आप पूरा अपना लंबा सांस खींचिए अंदर की तरफ। ठीक है, तो उसका मकसद यही होता है कि हमें प्रॉपर फिल्ड इन्फ्लेटेड लंग्स जो है वो नजर आए और हम जो है वो देख सकें कि लंग्स में क्या क्या इश्यूज जो है वो आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया है कि हमने जो है वो देखना है एपी और पीए व्यू। ठीक है, एपी में मैंने आपको बताया था कि क्लेविकल हार्ट शेडो नजर आएगा और क्लेविकल और वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमें क्लियरली नजर आ रहा होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया है कि आपने जो पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू है उसमें आपने क्या देखना होता है, आपने ये देखना होता है कि ट्रैकिया जो है वो बेसिकली हमें इजीली नजर आ रही होती है पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू के ऊपर। ठीक है, ट्रेकिया आपको रेडियोलुसेंट सी नजर आएगी, यानी कि उसके अंदर वो ब्लैक सी नजर आएगी। ठीक है, उसके अंदर एयर होगी और वो किस लेवल पे बाइफरकेट कर रही है। ठीक है, एओर्टिक नोच के लेवल पे उसने बाइफरकेट करना है। ठीक है, सॉरी डेविएट करना है राइट साइड पे। ठीक है, सेकंड क्या है कि जो बाइफरकेशन का लेवल है वो कौन सा है, 6th वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा, वो आपको देखना है। और फिर राइट और लेफ्ट ब्रोंकास में जो है वो बेसिकली बाइफरकेट कर जाती है। एंड जो उसका डायमीटर है जिसको हम कोरोनल डायमीटर कहते हैं, ठीक है, मेल्स में ज़्यादा होता है और फीमेल्स में कम होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको एक्सरे के ऊपर जो है वो माइंड में रखने हैं। ठीक है, देन फिर बच्चे मैंने आपको बताया हार्ट का शेडो, तो हार्ट का शेडो भी आपको पता होना चाहिए कि जो है वो किस तरह से नजर आ रहा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एक मिड लाइन हमने ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर मिड लाइन से हम देख लेते हैं कि हार्ट किस साइड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मिड लाइन से जो अगर हम राइट साइड पे जाएं, ठीक है, तो 1/3 पार्ट ऑफ द हार्ट पड़ा हुआ है और अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएं तो आपके पास 2/3 ऑफ द हार्ट का शेडो जो है वो आपको नजर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन है तो यहीं पे पूछ लो। अच्छा जी, किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ओके फाइन। अच्छा अब बच्चे ये थोड़ा सा तो हमने पहले डिवाइड करके देख लिया, ट्रैकिया का मैंने आपको बता दिया किस लेवल पे है, फिर हार्ट शेडो हमने देख लिया। अब ये पूरा आपको प्रॉपर एक्सरे नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आपने अगेन वही बात है, फर्स्ट ट्रिप हो गई है हमारे पास। ठीक है, ये क्लाविकल आ रही है आपके पास पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, ये क्लाविकल है, फिर आपने रिब्स की नंबरिंग कर लेनी है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक। बेसिकली वैसे जो आपको होती हैं वो हमें 6 नजर आ रही होती है। फर्स्ट 6 टिप्स जो है वो आपको बड़ी क्लियर कट नजर आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद जो 7 8 9 तक है वो आपको इस तरह से ब्लर सी नजर आ रही होंगी। ठीक है, जो प्रॉपर डिमार्केटेड है वो 6 रिब्स तक आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, जहाँ से पोस्टीरियर रिब्स शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जो कि 7 8 9 है, वो आपको थोड़ी सी डिमार्केटेड और प्रॉपर विजुलाइज जो है वो नहीं हो रही होंगी। ठीक है, देन फिर मैंने आपको बताया था जहाँ से ट्रैकिया बाइफरकेटिव हो रही होती है दैट इज कार्निया। फिर आप जो हार्ट को है फर्दर डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है। देन यहाँ पे ये जो हाइलर ऑफ द लंग है। ठीक है, यहाँ से आपके पास आपको पता है कि जितनी भी वेसल्स होती हैं वो पास कर रही होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है। ठीक है, राइट और लेफ्ट हाइलम ऑफ द लंग बोथ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ पे लोकेटेड है। देन बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हेमी डायफ्राम। ठीक है, लेफ्ट हेमी डायफ्राम और राइट हेमी डायफ्राम। ठीक है, बेसिकली जहाँ पे जो आपका लंग होता है और जो डायफ्राम होता है उसकी जो बेसिकली जो डिमार्केशन होती है उसको हम डायफ्राम कह रहे होते हैं। ठीक है, जो कि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट और लेफ्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेफ्ट और राइट हेमी डायफ्राम है और ये यूजली क्या होता है कि कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसमें ये एलिवेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये आपको डायफ्राम ऐसे ऊपर हुआ हुआ यहाँ से ऐसे एलिवेटेड नजर आएगा। ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि कोई पैथोलॉजी अंदर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, देन
ये जो है वो राइट साइड है ना पेशेंट की, तो आपको साइड तो आपको पता चल गई ना, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे हार्ट है और ये राइट साइड है, ठीक है। तो राइट साइड पे यहाँ पे हमारे पास लिवर प्रेजेंट होता है अंडर द हेमीडायफ्राम, और लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारे पास गैस्ट्रिक बबल या स्टमक जो है उसका आपको इमेज जो है वो नजर आ रहा होता है, ठीक है। देन उसके अलावा बच्चे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल और कार्डियोफ्रेनिक एंगल, ठीक है। अब कोस्टो का क्या मतलब है, रिब, और फ्रेनिक का मतलब है क्या आपके पास ठीक है, डायफ्राम, ठीक है। तो कोस्टोफ्रेनिक एंगल का क्या मतलब है कि जो एंगल आपके पास बेसिकली डायफ्राम और रिब्स के दरमियान में बन रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको जो है वो एक डाउनवर्ड इंडेंटेशन जो है वो नजर आएगी, ठीक है जी। जहाँ पे डायफ्राम और रिब्स दोनों आपस में मीट कर रही होती हैं, उस एंगल को हम कहते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है। आपने याद रखना है व्हाट इज कोस्टोफ्रेनिक एंगल, जहाँ पे डायफ्राम और रिब्स दोनों आपस में जो है वो कंसाइड कर रही होती है, मीट कर रही होती हैं, उसको हम कहते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल। और ये आपको इस तरह से डाउनवर्ड इंडेंटेशन एक पॉइंटेड सा आउटवर्ड नजर आएगा, ठीक है। ये भी आपने दोनों साइड पे देख लेना है कि ये जो है वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। देन कार्डियोफ्रेनिक एंगल, अब कार्डियोफ्रेनिक एंगल जो है वो अगेन क्या है, कार्डिक इज बेसिकली फॉर हार्ट और फ्रेनिक इज फॉर द डायफ्राम, ठीक है जी। तो अगेन जहाँ पे हार्ट और डायफ्राम का आपस में जो है ये एंगल एक बन रहा होता है, इसको हम कहते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल, ठीक है। तो ये बच्चे आपने सारा जो है वो देख लेना है, ठीक है। और ये बेसिकली नॉर्मल है एक्सरे, जिसकी सारी जो है वो आउटलाइंस हैं। आप जब आपको नॉर्मल पता चल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब भी कोई ना कोई इशू होगा कहीं पे भी, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो चीज़ जो है वो क्या है, एबनॉर्मल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपको मैंने बता दिया है कि हार्ट का शेडो जो है वो 2/3 कार्डिक शेडो जो है वो हमें लेफ्ट साइड पे नजर आता है मिड लाइन से, और 1/3 जो है वो हमें कहाँ नजर आता है, राइट साइड पे नजर आता है, ठीक है। अब हो सकता है कि पेशेंट को कार्डियोमिगैली हो गई हो और आपको यहाँ पे जो पेशेंट का है हमारे पास राइट साइड, वहाँ पे आपको हार्ट का शेडो भी ज्यादा नजर आ रहा हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कार्डियोमिगैली हो गई है या हार्ट का कोई इशू है, वहाँ पे हार्ट की कोई पैथोलॉजी है, ठीक है। तो बच्चे जब आप नॉर्मल देखना शुरू कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो एबनॉर्मेलिटीज भी एक्सरे के ऊपर पता चलना शुरू हो जाएंगी। ओके, इसी तरह से फिर हमारे पास एक लैटरल व्यू होता है जिसको हम सप्लीमेंट्री लैटरल प्रोजेक्शन भी कहते हैं, दैट इज यूजफुल फॉर लोकलाइजिंग द पोजीशन ऑफ लेजन एंड सिस्टेड प्लूरल फ्लूइड और डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटीरियर मीडियास्टिनल मैसेज नॉट शोइंग ऑन द पोस्टीरियर इंटीरियर प्रोजेक्शन, ठीक है जी बच्चे। तो इसमें हमारे पास अगर हमने कोई देखना हो कि कोई मीडियास्टिनल मैस तो नहीं है, कोई प्लूरल फ्लूइड किसी सिस्ट की फॉर्म में, किसी जो है वो क्या कहते हैं उसको, कलेक्शन की फॉर्म में तो नहीं पड़ी हुई है कहीं, तो ठीक है। तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली लेटरल व्यू या सप्लीमेंट्री लेटरल व्यू जो है वो पेशेंट के चेस्ट का करवा रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास जो है वो सारा चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन थी और उसकी स्पेसिफिक लेबलिंग थी। अब इसके अलावा बेटा हमारे पास जो रेडियोग्राफ्स होते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफ, उसमें हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन रेडियोग्राफ और एक होता है कंट्रास्ट रेडियोग्राफ। मैंने आपको पहले बताया था कि वैसे तो यूजली हम कंट्रास्ट रेडियोग्राफ कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जो हमारे पास फ्लोरोस्कोपी की टेक्निक आ गई है, तो फ्लोरोस्कोपी जो है वो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं कंट्रास्ट मेथड के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास कंट्रास्ट रेडियोग्राफ भी होते हैं, ठीक है। प्लेन रेडियोग्राफ में आपको कोई जो है वो डाई कंट्रास्ट नज़र नहीं आ रहा था, सिंपल इस तरह से इमेज नज़र आ रहा होता है। जो कंट्रास्ट रेडियोग्राफ होता है उसमें क्या होता है कि हमने कोई भी डाई या कंट्रास्ट इंजेक्ट किया होता है और उसमें आपको इस तरह से जो है वो एनलार्ज्ड विजुअलाइज्ड इमेज जो है वो नज़र आ रहा होता है, ठीक है। जैसे आप देखें कि यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डाई की वजह से इस तरह से जो है वो एनलार्ज हुई हुई है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यूरेटर्स हैं, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट यूरेटर और ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे हमने डाई इंजेक्ट किया और वो आपको प्रॉपरली एक्सरे के ऊपर विजुअलाइज हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये दो तरह के रेडियोग्राफ्स होते हैं, इसका भी आपको आइडिया जो है वो होना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो वी हैव अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस द अपर लिम्ब एक्सरेज, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको ग्लूनोहेमरल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट, इन तीनों की जो है वो इंडिकेशंस बताई हैं, और मैंने आपको बताया कि उसको हमने किस तरह से एनाटॉमिकल मार्किंग जो है वो करनी है एक्सरे के ऊपर, ठीक है। देन बच्चे मैंने आपको बताया कि चेस्ट एक्सरे जो है जब आपने पढ़ना है तो आपने उसमें हार्ट को ज़रूर देखना है, हार्ट का शेडो ज़रूर देखना है, मीडियास्टिनम को आपने माइंड में रखना है, हार्ट की आउटलाइंस आपको पता होनी चाहिए, ट्रेकिया जो है वो उसकी क्या लोकेशन है, सेंट्रली प्लेस्ड है या नहीं है, बाइफरकेट किस लेवल पे हो रही है, और उसके अलावा जो है वो उसका शेडो किस तरह का आ रहा है। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट और पॉइंट थे वो मैंने जैसे आपको और बताए हैं, कोस्टोफ्रेनिक एंगल है, कार्डियोफ्रेनिक एंगल है, राइट एंड लेफ्ट हेमी डायफ्राम है, लिवर कहाँ पे प्लेस्ड है, रिब्स को आपको जो है वो काउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है, उनको पॉइंट आउट करना आना चाहिए,
क्लेविकल जो है उसका जो हमने वर्टिब्रल बॉडी से जो इक्विडिस्टेंस देखना होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी जो है वो मेजर डिमार्केशंस हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं चेस्ट एक्सरेज की, जो कि आपको जो है वो पता होनी चाहिए इस लेवल पे। ठीक है, आपको नॉर्मल पता होंगी तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो एब्नॉर्मलिटीज फिर एक्सरे के ऊपर नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास जो रेडियोग्राफ्स हैं वो दो तरह के थे, एक प्लेन था और एक था कंट्रास्ट। ठीक है, अब उसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक है दैट इज एब्डोमिनल एक्सरेज। ठीक है, एब्डोमिनल एक्सरेज भी हम करवाते हैं। वैसे तो आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर्स कह रहे होते हैं एब्डोमिन के लिए अल्ट्रासाउंड। ठीक है ना, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कह रहे होते हैं किसी भी अगर हमने विजुलाइज करना है लिवर को, हार्ट, स्टमक को, किडनीज को, तो अल्ट्रासाउंड रिकमेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, बट एक्सरेज भी जो है वो एब्डोमिनल हमारे पास रिकमेंडेड होते हैं। ठीक है जी, जिसमें हमें डिफरेंट ऑर्गन्स नज़र आ रहे होते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है हमारे पास, देखें ये आपके पास लिवर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास एक श्वास मेजर मसल आपका जो पोस्टीरियर मसल है। ठीक है, ये श्वास मेजर मसल है दोनों साइड पे। ठीक है, इसी तरह से दिस इज बेसिकली द इंफीरियर पोल ऑफ द किडनी। ठीक है ना, ये किडनीज जो है वो पोस्टीरियरली पड़ी हुई होती हैं, या भी आपको एक्सरे पे नजर आ रही है। ठीक है, तो आपको जो मेजर डिमार्केशंस हैं एब्डोमिनल एक्सरेज की वो भी करनी आनी चाहिए। अच्छा बच्चे, अब इसमें जैसे कि मैंने आपको जो है वो चेस्ट एक्सरे के व्यूज़ बता दिए कि मोस्टली हम पीए और एपी व्यू यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से एब्डोमिनल में भी जो है वो हम देख लेते हैं। चेक दैट इट इज स्टैंडर्ड सुपाइन एपी प्रोजेक्शन। अदर प्रोजेक्शंस इंपॉर्टेंट इन सर्जिकल एब्डोमिन इंक्लूड डिक्यूबिटस, रेडियोग्राफ और इरेक्ट चेस्ट एक्सरे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो एब्डोमिनल एक्सरेज हैं उसकी दो जो है वो क्या होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं। ये दो जो है वो व्यूज होते हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट चेस्ट एब्डोमिनल एक्सरे, ठीक है, ऐसे सीधा लिटा के पेशेंट को लिया होता है। और एक होता है कौन सा, डिक्यूबिटस। ठीक है, डिक्यूबिटस जो है उसमें क्या होता है कि इस तरह से पेशेंट को साइड लाइन में लिटा के तो उसका एक्सरे जो है वो लिया जा रहा होता है। फील्ड ऑफ एक्सपोजर आइडियली डायफ्राम टू हर्नियल ऑरिफिस एंड लेफ्ट टू राइट ऑफ द एब्डोमेन। अच्छा जी, अब इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो है जो राइट और ये एब्डोमेन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एब्डोमेन को लेके, मतलब ये जो हमारे पास डायफ्राम से लेके जो आपका ये इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है और इंफीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन वाला लेवल होता है, यहाँ तक हम जो है वो इसको विजुलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल एक्सरेज को कहाँ से, डायफ्राम से लेके कहाँ तक, राइट एंड लेफ्ट ऑफ द एब्डोमिन, या फिर राइट एंड लेफ्ट जो इंटीरियर सुपीरियर आइलिक सुपाइन है या इंटीरियर इंफीरियर आइलिक सुपाइन है, वहाँ तक जो है वो इसको विजुलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल आपको जो है अगर पूछा जाए कि कौन कौन से व्यूज हो सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए, और कहाँ कहाँ से डिमार्केशंस हैं, ये कौन कौन से कहाँ तक हम एक्सपोजर करते हैं एक्सरेज को इमेज लेने के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। टॉक्सिक मेगाकोलोन इन एक्यूट आईबीडी। ठीक है जी, अब इंडिकेशंस क्या है एब्डोमिनल एक्सरे की। वैसे तो हमारे पास नंबर ऑफ इंडिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, जितने भी आपके ऑर्गन्स पड़े हुए हैं अगर वहाँ पे हमें कोई भी एब्नॉर्मेलिटी है तो उसको आप विजुलाइज कर सकते हैं एक्सरे के ऊपर। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ऐड की हुई है दैट इज बेसिकली आईबीडी। आईबीडी क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज होती है। इसमें बेसिकली आपका जो हमारी बॉवल मूवमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी डायरिया हो जाता है, उसको नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम भी साथ आ रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो ये टॉक्सिक मेगाकोलोन है। मेगाकोलोन में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो कोलोन है वो बेसिकली प्रोजेक्ट कर गई है और एब्डोमेन से जो है वो अपने वो डायफ्राम को उसने जो है वो क्या कर दिया है, पुश किया हुआ है। ठीक है, और उसका साइज जो है वो इस तरह से इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बेटा डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, वो भी एक्सरे के ऊपर नज़र जो है वो आते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अगर इसमें नहीं जाना चाहते कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं, कौन कौन सी पैथोलॉजीज़ हैं, क्योंकि इस लेवल पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो एट लीस्ट आपको एब्डोमिन जो एब्डोमिनल एक्सरेज हैं उसके ऊपर ये पता होना चाहिए कि ये लिवर है। ठीक है, ये स्टमक यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे किडनी नज़र आ रही है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे एक्सरे में दिखाया। अच्छा जी बच्चों, अब जिस तरह से हमने बाकी जब एक्सरेज पढ़े थे तो मैंने आपको कुछ उसमें प्रोटोकॉल्स बताए थे कि आपने जो है वो कॉर्टिकल आउटलाइंस देखनी है, क्या क्या फाइंडिंग्स देखनी है, आपने बोनी अलाइनमेंट देखनी है। ठीक है ना, मैंने आपको बहुत सारी फाइंडिंग्स बताई थी। इसी तरह से जब आपने एब्डोमिनल एक्सरे पढ़ना है तो उसमें भी आपने कुछ पॉइंट्स जो है वो ज़रूर माइंड में रखने हैं। ठीक है, बोन्स देख लेनी है आपने, रिब्स, लंबोसेक्टल स्पाइन, पेल्विस, लंग की बेसिस हमें एक्सरे में नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ऐसे लंग की बेस हमें ज़रूर नज़र आ रही होती है एक्सरे में। एक सेकंड में आपको चेस्ट एक्सरे पे दिखाती हूँ, ये देखें। ठीक है ना, यहाँ पे हमें लंग की बेसिस जो है वो ज़रूर नज़र आ रही होती है, तो आपने लंग की बेसिस जो है वो ज़रूर देखनी होती है।
उसके बाद कंक्रीशन सॉरी कैल्सिफिकेशन रिब कार्टिलेज वेसल सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है जी, कहीं पे कोई कैल्सिफिकेशन है, कैल्शियम का कोई डिपॉजिट आपको नजर आ रहा है, वो आपने देखना है। कंक्रीशन क्या है, कोई स्टोन्स आपको किडनी में, ब्लैडर में, अपेंडिक्स के पास, ब्लैडर में, यूरिटर में कहीं पे कोई आपको जो है वो छोटे छोटे से स्टोन्स तो नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। देन मिसलिनियस कोई मेटल इम्प्लांट तो नहीं है आपको वहाँ पे नजर आ रहा, कोई फॉरेन बॉडी कोई चीज़ पेशेंट ने इंजेक्ट कर ली हो, जैसे मैंने आपको एक दफ़ा शुरू में एक्सरे दिखाया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि बच्चे ने कॉमन पिन जो है वो थी वो इनहेल की हुई थी, ठीक है, तो वो उसके स्टमक में हमें एक्सरे पे नज़र आ रही थी। तो इसी तरह से कुछ भी चीज़ इनहेल्ड हुई है वो भी आपको नज़र आ जाती है। मेजर ऑर्गन लिवर है, ठीक है जी, मेरे को जितने भी मेजर ऑर्गन है जैसे मैंने आपको बताया है, ब्लैडर है, लिवर है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आपने देखने हैं। श्वास मेजर मसल के मार्जिन जो कि मैंने आपको अभी पीछे दिखाए हैं, दो साइड पे ऐसे मार्जिन थे, ठीक है। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखें श्वास मेजर मसल के ये दो मार्जिन, ठीक है, ये भी आपको स्पेसिफिकली एक्सरे के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, तो ये भी आपने देख लेने हैं। देन गैस इन बावल, गैस आउटसाइड द बावल, गैस इन द वॉल ऑफ द फॉलो विस्कस, ठीक है जी। तो अगर आपको डिफरेंट गैसेस भी वहाँ पे जो है वो नज़र आ सकती हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, ये देखें ऐसे आपको गैस्ट्रिक बबल जो है वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे बबल बना होगा। तो ये भी आपने जो है वो देख लेना है कि आपको ऑर्गन के अंदर जो है वो नज़र आ रही है गैसेस की जो है वो लोकेशन, या फिर जो है वो आउटसाइड जो है वो गैसेस इस तरह से बबल बने हुए हैं। ओके देन ठीक है जी, कुछ जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिवर आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको क्लियर कट सा इस तरह से लिवर नज़र आ जाता है। किडनीज आपको नज़र आएंगी, देखें ये किडनीज हैं दोनों, राइट एंड लेफ्ट साइड पे किडनीज पड़ी हुई हैं। फिर इसके बाद श्वास मेजर मसल, ठीक है, ये श्वास मेजर मसल है, ठीक है, असेंडिंग कोलोन आपको नज़र आ सकती है। वर्टिब्रास आपने जो है वो ज़रूर देख लेने हैं, ये सैक्रम है, ये इलिक विंग है, डिसेंडिंग कोलोन है, ठीक है, और फिर रिब्स है, ठीक है। तो बच्चे ये जो है वो कुछ मेजर जो है वो आपके पास आउटलाइन है जो कि एक्सरे के ऊपर आपको नज़र आएंगी, और अगेन वही बात है कि ये आपको तभी समझ आएंगी जब आप खुद से एक्सरे निकालेंगे और उसको बार बार जो है वो क्या करेंगे, उसकी आउटलाइन करेंगे, उसकी लेबलिंग करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मैंने आपको बता दिया कि अपर लिम्ब में जो हमारे मेजर जॉइंट्स हैं उसमें क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें आपने पेशेंट को एक्सरे जो है वो रिकमेंड करने हैं। फिर बच्चे मैंने आपको बताया है कि चेस्ट एक्सरे की जो है वो इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कि जब आपने चेस्ट एक्सरे देखना है तो उसमें क्या क्या आपको स्पेसिफिकली इंटरप्रिटेशन देखनी है, हार्ट का शेडो देखना है, ट्रकिया देखनी है, ट्रकिया की बाइफर्केशन देखनी है, किस लेवल पे ट्रकिया जो है वो डेविएट कर रही है, ठीक है, एओर्टिक नोच के लेवल पे। फिर आपने जो है वो देख लेना है कि ट्रकिया का शेडो आपको किस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है, रेडियो ल्यूसेंट शेडो नज़र आ रहा होता है, उसके अंदर एयर होती है। फिर मैंने आपको बताया कि आपने क्लेविकल और वर्टिब्रल बॉडीज का जो है वो डिस्टेंस देख लिया, फिर आपने रिब्स को देख लिया, फिर आपने जो है वो पोस्टोफ्रेनिक एंगल देखा, कार्डियोफ्रेनिक एंगल देखा, डायफ्राम देखा, लेफ्ट एंड राइट हेमी डायफ्राम देखा। सो दीज ऑल और मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आपने एक्सरे के ऊपर, चेस्ट एक्सरे के ऊपर देखने होते हैं। देन फिर हमने देखा कि प्लेन और कंट्रास्ट रेडियोग्राफ भी होते हैं, ठीक है, कंट्रास्ट रेडियोग्राफ हम मजीद किसी भी ऑर्गन को विजुलाइज करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं बाय द इंजेक्शन ऑफ एनी स्पेसिफिक डाई और कंट्रास्ट, ठीक है बच्चे। और उसके बाद लास्ट में हमने एब्डोमिनल एक्सरेज डिस्कस किए हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो व्यूज़ होते हैं, एक होता है इरेक्ट व्यू, ठीक है, और एक होता है हमारे पास डिक्यूपिटस व्यू, ठीक है। तो इन दोनों में आपको फिर अगेन जो है वो स्पेसिफिक डिमार्केशन कि लिवर कहाँ पे है, किडनी कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, श्वास मेजर आपको नज़र आ रहा होता है, और जो है वो स्प्लीन नज़र आ रही होगी, ब्लैडर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो मेजर मेजर डिमार्केशंस हैं जो कि आपको एब्डोमिनल एक्सरे के ऊपर नज़र आएंगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने एब्डोमिनल एक्सरे पढ़ना है तो उसमें आपने कौन कौन से पॉइंट जो है वो ज़रूर रीड करने हैं, या कौन कौन सी फाइंडिंग जो है वो आपको पता होनी चाहिए, वो भी मैंने आपको जो है वो बता दी है, ठीक है बच्चे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आप में से किसी को कुछ बात नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये एक बात बताएं कि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाता है या बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि ना आप लोग क्वेश्चन करते हैं और ना ही आप जो है वो मुझसे आप मुझे रिव्यू करते हैं लेक्चर का, ना आप सुनाते हैं और ना ही आप पूछते हैं।
ज़रा मुझे बता दें कि समझ नहीं आती है, क्या मसला है? हाँ जी, ठीक है बेटा। किसी अब स्टूडेंट ने क्वेश्चन, कैरिना इज़ बेसिकली द पॉइंट जहाँ पर ट्रैकिया जो है वो बाइफरकेट कर जाती है इंटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। हाँ जी। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन, कोई स्टूडेंट क्या कहना चाह रहे हैं? सारे बच्चों को समझ आ गया बेटा? अगर आपको इतना अच्छा समझ आ जाता है तो फिर आप मुझे बताते क्यों नहीं है जब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ? कोई स्टूडेंट इस क्लास में मुझे रिस्पॉन्स नहीं करता, जिससे जो क्वेश्चन किया जाए वो रिस्पॉन्स नहीं करता। आप गलत रिस्पॉन्स कर दें, मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि आप मुझे जो है वो बिल्कुल 100% आंसर करें। आपको नहीं भी आता तो मुझे बता दें, बट एटलीस्ट यू शुड रिस्पॉन्स। आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर मैं आपकी अटेंडेंस कैसे लगाऊंगी? आप मुझे बताएं बेटा। फिर तो आपकी एब्सेंट होनी चाहिए ना, जब आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है तो। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एनीवेज बेटे, ये आपका असेसमेंट प्लान है, ठीक है? जिसमें जो स्पेसिफिकली, क्योंकि अब आपके पास ईद हॉलीडेज आगे आ रही हैं, ठीक है? तो उसमें आपने जो भी हमारे, आई थिंक आज हमारा 5th लेक्चर था, ठीक है? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं, फिर हमने एक्सरेज जो हैं वो पढ़े हैं, और कुछ स्पेसिफिकली मैंने आपको डिफरेंट स्पेशलिटीज़ थी रेडियोलॉजी की, वो पढ़ाई हैं, ठीक है? तो आपको इसमें जो 18 से 22 वाला वीक है, उसमें मैंने आपसे सिनेरियो बेस्ड क्लास टेस्ट लेना है, ठीक है? ये मैं आपको डेट फिर जो है वो मेल पे बता दूंगी। तो उसमें आपने सिनेरियो बेस्ड अब पढ़ना है, ठीक है? जितने भी अब तक हमने लेक्चर पढ़े हैं उसमें आपने पढ़ लेना है कि जितने भी कि कौन कौन से सिनेरियोज बन सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको व्यूज़ के ऊपर बहुत सारे सिनेरियोज बना के बताए हैं कि ये फ्रैक्चर हो गया तो ये भी हो गया, ठीक है? इस कंडीशन के साथ पेशेंट आया तो ये हो सकता है। तो ये इसमें आपको डिफरेंट में है जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बना के, उसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस आपके साथ जो है वो किए जाएंगे, और ये आपका क्लास टेस्ट होगा। किस तरह से होगा, आपने मुझे किस फॉर्म में देना होगा, क्या इसकी जो है वो स्पेसिफिकली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है? और हम इसको कहाँ कंडक्ट करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह मेल पे बता दूंगी। बट टिल नाउ आप इसको जो है वो प्रिपेयर जो है वो करना स्टार्ट कर दें, ठीक है बच्चों? इसके अलावा हमारी असाइनमेंट होगी 5 मार्क्स की, जिसमें अभी तक तो मैंने वैसे लेबलिंग ही ऐड की हुई है एक्सरेज की। अगर इसमें कोई और चीज़ होगी तो वो मैं आपको ऐड कर दूंगी, ठीक है? उसके अलावा स्पॉटिंग होगी, ठीक है? जिसमें आपको डिफरेंट इमेजेस दिखा के, तो आपने उसके ऊपर क्या करना होगा, उसको आपने रूल आउट करना होगा, ठीक है बेटा? तो ये आपको असेसमेंट प्लान दिखाने का मकसद ये है कि आप अपनी तैयारी जो है वो इस असेसमेंट प्लान के मुताबिक करें, ठीक है? आपको एक्सरेज के ऊपर सारी स्पॉटिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है? उसको लेबल करना आना चाहिए, और साथ साथ आपको क्या आना चाहिए, सिनेरियो बेस्ड पढ़ना है आपने, ठीक है? इंडिकेशंस माइंड में रख के फिर एक्सरे पढ़ना है, ठीक है? डिफरेंट सिनेरियोज माइंड में बनाएं और फिर जो है वो उसको पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपको जो है वो ड्यूरिंग द एग्जाम जब आपको क्वेश्चन इस तरह से आए तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चे? अब आप में से किसी को भी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछना। मैम स्पोर्टिंग ऑनलाइन होगी? जी बेटा, बिल्कुल ऑनलाइन होगी, ठीक है ना? जूम पे आप, जैसे हम आपसे वाइवा लेते हैं ना वेटिंग रूम में जाके, आपको स्क्रीन शो करूंगी और उस स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, तो आप बताएंगे जी ये श्वास मेजर मसल है, ठीक है? फिर मैं पूछूंगी जी ये कौन सा पॉइंट है, तो ये आप कहेंगे ये जो है वो ग्रेटर टुबरकल है, ठीक है? इस तरह से आपकी स्पॉटिंग होगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि थैंक वो यू आप मैम। प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। जी बच्चे, एनीथिंग एल्स? मैम इसका मतलब ऑन कैंपस क्लासेस नहीं होंगी? बेटा देखिए, अभी तो आपको पता है ना कोविड की सिचुएशन काफ़ी जो है वो इस तरह की है, ठीक है? तो अभी मुझे इस बात का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि ऑन कैंपस क्लास होनी है या नहीं होनी है या क्या होना है। बट ये आपका एक टेंटेटिव प्लान है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है ना? आपके असाइनमेंट की कौन कौन सा आपका सेशनल जो है, ठीक है ना, वो तो आपने देने ही देने हैं। तो वो अभी देख लेना, अगर सिचुएशन बेहतर हो गई तो हो सकता है आपके ऑन कैंपस क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएं, ठीक है? और ऑन कैंपस जब क्लास होंगी तो फिर हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है? तब अगर आप मेरे पास आके बैठेंगे वाइवा में, ठीक है, ऑन कैंपस में, तो मेरे पास इमेजेस होंगे, मैं उसमें आपको कहूँगी कि इसके ऊपर लेबल करें। तो बात एक ही है, प्रिपरेशन आपने करनी है अपनी, एग्जाम जैसे भी कंडक्ट हो, ठीक है ना? होगा ओके तो वो मैम। उसी तरह, मोड को हम फिर मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है? लेकिन होगा इसी तरह से, स्पॉटिंग होगी, ऑनलाइन होगी तो भी आपने वही चीज़ बतानी होगी, ऑन कैंपस होगी तो भी आपने वही चीज़ बतानी होगी, ठीक है ना? तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो पूरी रखें।
बेटा जिनका भी नेट का इशू आ रहा है वो आप अपना नेट को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश किया करें, ठीक है। और कोई स्टूडेंट मुझे इस क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करता, अगर आप बेटा मुझे क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, पढ़ के नहीं आएंगे, तो फिर आप खुद देख लें कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। मैं तो आपको बार बार एक चीज़ रिपीट करती हूँ, बार बार रिपीट करती हूँ, उसका यही मकसद होता है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेकिन आप जब रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, मुझे पढ़ के ही नहीं आएंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है या क्या नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं क्लास एंड कर देती हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो बच्चे अब ईद की छुट्टियां आ रही हैं, आप लोगों ने सिनेरियो बेस्ड क्लास टेस्ट जो मैंने आपको बताया है वो आपने सिनेरियो बेस्ड पढ़ लेने हैं। जितने भी हमारे अब तक 5 लेक्चर्स हो गए हैं, एवरीथिंग इज अपलोडेड ऑन द एलएमएस, ठीक है। वहाँ पे आपके सारे लिंक्स भी अवेलेबल हैं। बच्चे मुझे कहते हैं मैम आपकी हमें मेल नहीं आ रही, तो बच्चे मैंने भी आपको कोई मेल की ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपका एलएमएस में पड़ा हुआ है। ड्राइव लिंक के थ्रू मैं आपसे रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ और एलएमएस पे आपके सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो वहाँ जाके पढ़ें। लर्निंग आउटकम्स के अंदर मैंने आपको जो स्पेसिफिक आउटकम्स जो कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, वो भी आप देखें कि वो क्या क्या हैं, उनको भी पढ़ें। और जो भी लेक्चर्स हैं उनको रिकॉर्डिंग्स के साथ जो है वो पढ़ें, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। और एक और बात मैंने आपको कही है कि आप गूगल से इमेजेस लेके उसकी लेबलिंग जो है वो स्टार्ट कर दें, ताकि जो आपका स्पॉटिंग है वो आपकी वहाँ पे आपके 100% जो नंबर आपके 100% आ जाए, ठीक है ना। तो ये आपको ये बेसिकली फ्री के मार्क्स होते हैं। इस तरह के जब आपका कोई क्विज हो ना जो इतना इजी हो, तो ये आपके फ्री के मार्क्स होते हैं। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं पूरे, तो फिर उसमें यही है बच्चे कि आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है जी बच्चों। आई थिंक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम क्लास एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक इन एडवांस।